हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 23 सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 132 टॉपिक हम प्रीवियस 22 सेशन में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में, देन जानेंगे एशियन पाम ऑयल अलायंस क्या है, एक रिपोर्ट ग्लोबल ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022 के बारे में देखेंगे, एक स्पीसीज टॉमिस्टोमा स्पीसीज के बारे में जानेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें आज हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये लॉन्च किया गया था 2018 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसके बेनिफिट के लिए इस पर स्कीम में कैप लगाया गया है ऑन फैमिली साइज एंड एज पर। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसमें जो ईयरली मेडिकेशन इंश्योरेंस है वह 5 लाख का दिया जाएगा, एटलीस्ट 10.74 करोड़ मार्जिनाइज्ड जो फैमिली हैं उनके लिए, ओनली इन सेकेंडरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन में। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये लॉन्च किया गया था 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है और इसको इस वर्ष 4 वर्ष हो जाएंगे इसको लागू हुए। एंड जो सेकंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि जो इसका जो बेनिफिट के लिए कोई कैप लगाया गया है फैमिली साइज और एज पर, तो ऐसा कोई इसमें अंदर कैप नहीं है, जो कि ये 10.74 करोड़ मार्जिनाइज्ड जो फैमिली हैं उनको ये बेनिफिट देगा और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर फैमिली साइज एंड एज। थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये ईयरली मेडिकेशन देगा 5 लाख, एटलीस्ट 10.74 करोड़ मार्जिनलाइज फैमिली को, ओनली इन सेकेंडरी केयर। तो इसमें सेकेंडरी केयर के साथ साथ टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन में भी ये बेनिफिट करेगा उनको। तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा A1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, जो कि ईयरली मेडिकेशन प्रोवाइड कराएगा 5 लाख का, एटलीस्ट कितने लोगों को, 10.74 करोड़ मार्जिनलाइज्ड जो फैमिली है उनको, उनमें सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के अंतर्गत। इसके अगर की फीचर्स की अगर हम बात करें तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें राज्यों को भी अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा। जो नॉर्मल स्टेट हैं उनको 60-40 इसमें रहेगा, साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन जो स्टेट हैं उनके लिए 19-10 रहेगा, और जो यूटीज हैं उनके लिए 100% सेंट्रल का कंट्रीब्यूशन रहेगा। इसमें जो बेनिफिशरी को जो आइडेंटिफाई किया जाएगा वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के द्वारा, जो कि 2011 में हुआ था, वह गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। इसमें किसी तरीके के रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो इसमें कैप, किसी तरीके का कोई कैप नहीं लगाया गया है कि फैमिली साइज कितना होना चाहिए या उनकी एज कितनी होनी चाहिए, इस स्कीम में ऐसी कोई बात नहीं की गई है। साथ ही ये जो प्री एग्जिस्टिंग जो डिसीज हैं उनको भी कवर करता है, और इसका जो बेनिफिट होगा पूरी कंट्री के अंतर्गत इसमें बेनिफिट किया जा सकता है फॉर द आयुष्मान कार्ड से। इसके अलावा जो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है वह इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसके अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो रिड्यूस करेगा ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो कि एक गरीब लोगों का जो उनकी जो इनकम से ज़्यादा उनका खर्चा हो जाता है उसको रोकने का ये काम करेगा। ये 4 करोड़ लोगों को फ्री हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएगा। इसके अलावा जो क्वालिटी हेल्थ है उसकी एक्सेस लोगों के बीच में पहुंचाएगा, जो कि गरीब लोग हैं, जो उनको क्वालिटी हेल्थ प्रोवाइड नहीं हो पाती, उनको क्वालिटी मेडिसिन नहीं मिल पाती, वो इसको प्रोवाइड कराने का काम करेगा। इसमें लगभग 25,000 से ज़्यादा हॉस्पिटल का नेटवर्क होगा, जो कि एक अफोर्डेबल और एक सस्ती हेल्थ सिस्टम उनको प्रोवाइड कराएगा। इसका जो टाइमली ट्रीटमेंट होने से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। इसमें कुछ और भी बेनिफिशरीज को इसमें ऐड किया गया है, उसके बारे में देख लेते हैं। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये अभी जो इनफॉर्मल जो सैनिटेशन वर्कर हैं, जो कि गवर्नमेंट की किन्हीं और योजनाओं से की रीच में नहीं है, उससे बाहर हैं, उनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जो ग्रास रूट लेवल पर जो इनफॉर्मल सैनिटेशन वर्कर काम करते हैं उनके लिए इसका जो प्रीमियम इसके अंतर्गत फंड किया जाएगा। जो आयुष्मान जो जय आरोग्य योजना है, इसके अंतर्गत जो प्रीमियम दिया जाएगा वो फंड किया जाएगा नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये एक नमस्ते एक स्कीम है, उसके अंतर्गत इसको
प्रीमियम इसका प्रोवाइड कराया जाएगा। ये नमस्ते क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये एक सेंट्रल स्कीम है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक अधिकारिता जो मंत्रालय है, और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय और जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, शहरी कार्य आवासन मंत्रालय, इन दोनों का जॉइंट इनिशिएटिव है। ये जो स्कीम है ये प्रयत्न करती है कि उनकी जो सैनिटेशन वर्कर हैं जो इनफॉर्मल रूप से ये काम करते हैं उनकी सेफ्टी और उनकी डिग्निटी को इंश्योर किया जा सके। साथ ही उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जा सके जिसमें वह अपनी डिग्निटी के साथ अपने काम को सेफ्टी के साथ ऑपरेट कर सके। साथ ही साथ उनको आजीविका की सुरक्षा हो और साथ ही साथ उनको बेनिफिट्स भी कई सारे प्रोवाइड कराए जा सके। इसके लिए ये स्कीम काम करती है। और जो नमस्ते का जो इसमें जो प्रीमियम है जो पीएमजे योजना के अंतर्गत नमस्ते स्कीम से जो फंडेड होगा इसके द्वारा ही इनके लिए फंड प्रोवाइड कराया जाएगा। ये था हमारा आयुष्मान भारत स्कीम पर एक क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन पाम ऑयल अलायंस के बारे में। इसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एक एपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो कि 5 जो पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं उनके बीच में, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। सेकंड में कहा गया है कि जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन है वो इंडिया मैनेज करेगा इसका सेक्रेटरीट को। एंड थर्ड में कहा गया है कि इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का इन एशिया। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो जो एशियन पाम ऑयल अलायंस है यह अभी फॉर्म किया गया है एपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन है जो 5 आयातक कंट्री हैं पाम ऑयल की, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। तो इनके बीच में यह अलायंस बनाया गया है। इसमें जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन है इंडिया का वो इसके सेक्रेटरीट को मैनेज करेगा। इसके अलावा जो इंडिया का जो एक लार्जेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टर है इन एशिया के अंतर्गत, तो ये इसमें स्टेटमेंट भी ये करेक्ट है। तो इसमें ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इसके लिए जो इसका आंसर हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में अभी रिसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या रहा। ये कभी फॉर्म किया गया है एपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन जो 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल के बीच में। जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन है वो इसका मैनेज करेगा सेक्रेटरीट को। जो एशिया कंट्री है जो 40% ग्लोबल जो पाम ऑयल्स डिमांड है उसको अकाउंट करती है। साथ ही साथ इंडिया इसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर है इन एशिया, 15% वह अकाउंट करता है, जो कि ये अलायंस बनाने पर वह एक तरीके से अच्छे से उसको बार्गेन कर पाएंगे एक्सपोर्टिंग कंट्री के साथ। इसके अलावा जो एशियन पाम ऑयल अलायंस है ये वर्क करेगा जो नेगेटिव इमेज बनती जा रही है पाम ऑयल की उसको बदलने में। इसके साथ ही वह इंश्योर करेगा कि इसके हाई क्वालिटी इकोनॉमिकल हो और साथ ही साथ इससे हेल्दी वेजिटेबल ऑयल तैयार किया जा सके। ये सेफगार्ड इकोनॉमिक और बिजनेस इंटरेस्ट को भी सेफगार्ड करेगा। पाम ऑयल जो कंज्यूमिंग कंट्री हैं और साथ ही साथ उनके कंजप्शंस को भी बेटर करेगा इन द मेंबर्स कंट्री जो इसकी आयातक कंट्रीज हैं। इसके अलावा हम पाम ऑयल के बारे में देख लेते हैं। ये एक एडिबल वेजिटेबल ऑयल होता है जो कि प्रोड्यूस होता है जो पाम फ्रूट्स होते हैं इलाइस गिनेसिस जो कि अफ्रीकन ऑयल पाम है, साथ ही साथ इलाइस ओलिफेरा जो कि इंडिजिनस है साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका का। ये रिच होते हैं विटामिन E एंड A के लिए और इसमें कोई ट्रांस फैटी एसिड्स नहीं होते। ये कॉमनली यूज किए जाते हैं फूड प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। इसके अलावा इंडिया में भी इससे संबंधित कुछ इनिशिएटिव चल रहे हैं जैसे कि नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें एडिबल ऑयल के लिए सेल्फ रिलायंस लाया जा सके, इसके लिए ये प्रयास कर रही है। इसके अलावा जो ऑयल पाम जो एरिया है उसका एक्सपेंशन किया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत भी। इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इंक्रीज किया गया है जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनके लिए। साथ ही साथ इसके बारे में जान लेते हैं जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है यह एक इनिशिएटिव है 2007 का जो कि अम्ब्रेला स्कीम के रूप में शुरू किया गया था। ये इंश्योर करता है जो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो एग्रीकल्चर है साथ ही साथ उससे संबंधित जो अलाइड सेक्टर हैं उनके लिए। इसमें जो इंसेंटिवाइज करता है स्टेट को अगर वह प्रयास करती हैं एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। इसने जो कैबिनेट है इसने अप्रूव किया था RKBY को RKBY रफ्तार के रूप में। RKBY रफ्तार एक ये आपका रिम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन के रूप में इसको 2017 में अप्रूव किया गया फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ RKBY स्कीम के लिए।
ये था हमारा एशियन पाम ऑयल अलायंस के बारे में क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम रिपोर्ट कार्ड 2022 रिलीज किया गया है, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है? IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया है। देखते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में जो रिपोर्ट ने रिलीज़ किया है एनुअली, ये 2017 से रिलीज़ करते हैं इसको एनुअली। पार्टनरशिप किसके साथ? IOC, यूनेस्को और जो गूस पार्टनर हैं उनके साथ, जो इंटरनेशनल ओशियनोग्राफी कमीशन है यूनेस्को का वह, और साथ ही साथ जो ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम पार्टनर्स हैं वह मिलकर इसको रिपोर्ट को रिलीज़ करते हैं 2017 से। इसके अलावा ये परमानेंट ग्लोबल सिस्टम है फॉर ऑब्जर्वेशन और मॉडलिंग, किसके लिए? जो मराइन और जो आपके ओशियन डेटा है उसके लिए। ये हाईलाइट करता है जो बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस है जो फर्स्ट टाइम, और इसने आइडेंटिफाई किया है जो गैप सिस्टम के अंतर्गत है उनको भी पहली बार इसने आइडेंटिफाई किया है। साथ ही इसने पॉइंटेड आउट भी किया जो इनइक्वालिटीज़ हैं, जो सेवरल जो ओशंस हैं हमारे उनकी सर्विसेज में जो कि डिफरेंस है, इनइक्वालिटी है, जैसे कि इंडियन, अटलांटिक एंड सदर्न ओशंस में। इसकी अगर की फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो ओशन जो है वो 26% जो कि 40 गीगाटन है वो कार्बन को एब्जॉर्ब करता है जो कि एटमॉस्फेयर में इमिट की जाती है, जबकि जो रेस्ट है जो 48% है रिमेन जो कि एटमॉस्फेयर में ही टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर में रिलीज हो जाती है। ओनली जो 5% प्लेटफॉर्म पर ही जो सी है उस पर ही बायो जियोकेमिकल सेंसर्स लगे हुए हैं, साथ ही साथ उस पर कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर ओनली 5% पर ही लगे हुए हैं। जो अर्गो प्रोफाइलिंग है ये केवल 15% कम डेटा दे रहा है, जो प्री पैंडेमिक लेवल पर जो जितना डेटा दिया जाता था जो अर्गो प्रोफाइलिंग फ्लो टैरिक के तहत, वो उससे 15% लेस डेटा प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा हम अर्गो के बारे में देख लेते हैं। अर्गो एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है जो कि मेजर करता है वाटर प्रॉपर्टीज़ जो अक्रॉस द वर्ल्ड ओशियन में। ये यूज करता है रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट को जो कि ओशियन के अंतर्गत तैरते रहते हैं, और उसके बारे में ओशियन करंट के बारे में, ओशियन सरफेस और जो मिड वाटर लेवल है उसके बारे में ये वाटर प्रॉपर्टीज़ को मेजर्स करते रहते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल अर्गो प्रोग्राम सिस्टम है ये ऑब्जर्व करता है कार्बन कॉन्सेंट्रेशन को इन द वर्ल्ड ओशियन के अंतर्गत। एंड जो अभी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये अभी जो प्रोग्राम चल रहा है इंटरनेशनल और अर्गो प्रोग्राम, ये भी अपर्याप्त है पूरे कार्बन ओशियन को ऑब्जर्व करने के लिए। इसके अलावा जो ग्लोबल एरे है कितने का? 3800 फ्लोर्स का, जो कि मेजर करते हैं प्रेशर, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशन, जो कि अपर जो 2000 जो मीटर है 2000 मीटर पर वर्ल्ड ओशियन के। यह एक मेजर कंपोनेंट है ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम का, जो कि प्रोवाइड कराता है रियल टाइम डेटा फॉर द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी के लिए इन दी ओशियन। ये हमने ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम के बारे में देखा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टोमीस्टोमा स्पीसीज़ के बारे में है, जिसमें आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट कंसीडर करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो टोमीस्टोमा है एक लार्ज क्रोकोडाइलियन स्पीसीज है जो कि नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया की। सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसको फॉल्स घड़ियाल भी बोला जाता है। थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये केवल इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि जो टोमीस्टोमा है एक लार्ज क्रोकोडाइलियन स्पीसीज है जो कि नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया की, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो इसमें सेकेंड स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये फॉल्स घड़ियाल के रूप में भी जाना जाता है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये केवल इंडोनेशिया में पाया जाता है, ये इंडोनेशिया के अलावा मलेशिया और ब्रुनई में भी पाया जाता है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं अभी इसके रिसेंट कॉन्टेक्स्ट के बारे में। जो टोमीस्टोमा है एक साई और एक अनसोशलेबल स्पीसीज है जो कि जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटी होती है वहाँ ये नहीं पाए जाते। लेकिन अभी इंडोनेशिया में क्या हुआ, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, ऑयल पाम प्लांटेशन और सेटलमेंट जो इलीगल वहाँ पर गोल्ड माइनिंग चल रही है उसके कारण से, तो ये टोमीस्टोमो के जो हैबिटाट है वहाँ पर ये ह्यूमन इनके कांटेक्ट में आते हैं, जिसके कारण से ये प्यूपिल्स पे अटैक कर रहे हैं। अभी जो टोमीस्टोमा के बारे में देख लेते हैं। ये एक लार्ज क्रोकोडाइलियन स्पीसीज है जो नेटिव है साउथ ईस्ट एशिया आसियान कंट्रीज़ के लिए।
जो फाउंड होती है इन इंडोनेशिया में, मलेशिया में और ब्रुनेई में। ये एक फ्रेश वाटर स्पीसीज है। ये एसोसिएटेड है पीट स्वैम्प फॉरेस्ट से भी। इसका जो शेयर करती है हैबिटाट विद 2 अदर टाइप ऑफ क्रोकोडाइल के साथ, जो कि साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और सीमेइस क्रोकोडाइल के साथ। अगर इसके आईयूसीएन स्टेटस की अगर हम बात करें तो ये आईयूसीएन लिस्ट में इंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में शामिल है। ये प्राइमरली ये बिलीव किया जाता था कि ये पिसी वॉरस होते हैं, मींस ये केवल फिश ईटिंग खाते हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखा गया है कि इनका जो डाइट है वो ब्रॉडर हो चुकी है और ये इनके प्रे के रूप में आपके बर्ड्स, ये लिजार्ड्स, मंकी और डियर को भी ये डाइट के रूप में यूज़ कर रहे हैं। और जो ह्यूमन टॉमिस्टोमा जो कॉन्फ्लिक्ट है ये काफ़ी रेयर है और अगर ये अनसोशल होते हैं तो इसके कारण से इनको वहाँ से हटाए बिना या ह्यूमन एक्टिविटी को रोके बिना ये ह्यूमन टॉमिस्टोमा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम नहीं किया जा सकता। इसके अलावा इसमें हम घड़ियाल्स की कुछ और स्पीसीज़ के बारे में देख लेते हैं। जो घड़ियाल्स हैं इनको गैवियाल्स भी बोला जाता है, जो एक एशियन क्रोकोडाइल के टाइप होते हैं। इनको डिस्टिंग्विश या इनको डिफरेंट किया जाता है कैसे, इनके लॉन्ग थिन जो इनका थूथन या स्नॉट्स होता है उसके द्वारा। जो क्रोकोडाइलियन है वह ये ग्रुप हैं रेप्टाइल्स के, जिसमें क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स और कई सारी स्पीसीज़ आती हैं। यदि इंडिया में क्रोकोडाइल की स्पीसीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ 3 टाइप की क्रोकोडाइल की स्पीसीज़ पाई जाती है। एक घड़ियाल जो कि आईयूसीएन इनका स्टेटस है क्रिटिकली इंडेंजर। जो मगर क्रोकोडाइल हैं इनका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। और एक साल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाए जाते हैं जो कि लीस्ट कंसर्न में आते हैं। इसके अलावा जो तीनों ही ये जो स्पीसीज़ हैं ये तीनों ही अपेंडिक्स 1 साइट्स में आती हैं और शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंतर्गत आती हैं। जो अगर साल्ट वाटर क्रोकोडाइल को अगर छोड़ दें तो जो पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में होने के कारण इसको साइट्स की अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। इनके अगर हैबिटाट की बात करें, इनके अगर नेचुरल हैबिटाट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर जो नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत पाई जाती है। और प्राइमरी हैबिटाट की बात करें तो जो चंबल रिवर जो कि यमुना की ट्रिब्यूटरी है उसके अंतर्गत ये पाए जाते हैं। सेकेंडरी हैबिटाट के रूप में ये घाघरा, गंडक, गिरवा रिवर में जो कि उत्तर प्रदेश में है, साथ ही साथ रामगंगा रिवर जो कि उत्तराखंड में है और सोन रिवर जो कि बिहार में है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि ये घड़ियाल्स ओनली चंबल रिवर में पाए जाते हैं तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ये सेकेंडरी हैबिटेट के रूप में इन रिवर्स में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा जो घड़ियाल्स की जो पॉपुलेशन होती है एक तरीके से इंडिकेटर स्पीसीज़ के रूप में यूज किए जाते हैं। गुड इंडिकेटर होते हैं क्लीन रिवर वाटर्स के लिए। ये था हमारा घड़ियाल से संबंधित क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल जो कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ओनली ट्राइपेटाइट यूएन एजेंसी है सिंस 1990 से। यह एक बिकेम द फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज एजेंसी बनी थी यूनाइटेड नेशन की 1946 में। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और आईएलओ ने ये के परमानेंट के मेंबर के रूप में है। साथ ही साथ जो आईएलओ की जो गवर्निंग बॉडी में शामिल है सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट में बात की गई है कि ये एक ओनली ट्राइपेटाइट यूएन एजेंसी है 1990 से, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में ये एक फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी थी यूनाइटेड नेशन की 1946 में, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट में ये बात की गई है कि ये इंडिपेंडेंस से इसकी गवर्निंग बॉडी में शामिल है, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये 1922 से इसकी गवर्निंग बॉडी में इंडिया शामिल है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 ओनली। चलिए चलते हैं इसके बारे में और जान लेते हैं। इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये ओनली ट्राइपेटाइट और यूएन एजेंसी है। इसके अंतर्गत 3 पार्टी हैं, एक तो आपके एम्प्लॉयर, वर्कर्स और गवर्नमेंट्स। इसके अंतर्गत 187 मेंबर शामिल हैं जो कि लेबर स्टैंडर्ड्स और लेबर से संबंधित पॉलिसीज़ को बनाने का काम करते हैं, जो कि प्रमोट करते हैं डिसेंट वर्क्स फॉर ऑल वुमेन्स एंड मेंस के लिए। इसका हिस्ट्री की अगर बात करें तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत, जो कि उस समय यूएन नहीं था, लीग ऑफ नेशन था, तो उनकी एक एफिलिएटेड एजेंसी के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ये एक फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी बनी
जब 1945 में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ तो उसको के बाद 1946 में ये फर्स्ट एफिलिएटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गई यूनाइटेड नेशन की। इसके अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका जो फाउंडिंग मिशन है वो ये है कि सोशल जस्टिस को ज़रूरी है फॉर यूनिवर्सल पीस के लिए, और ये प्रमोट करता है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज जो ह्यूमन एंड लेबर राइट्स हैं उनको, और इनके इसी कार्यों के लिए इसको 1969 में शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के बारे में अगर जानें तो जो ILO सेट्स करता है इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को विथ इट्स कन्वेंशन के साथ, जो कि रेटिफाइड किए जाते हैं मेंबर स्टेट्स के लिए के द्वारा, और जो ये इन पर नॉन बाइंडिंग होते हैं। जो कन्वेंशंस हैं वे तैयार किए जाते हैं जो पार्टीज़ हैं इसकी, जैसे गवर्नमेंट, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स जो ग्रुप हैं उनके द्वारा इनपुट्स दिए जाते हैं, उसके आधार पर इन कन्वेंशंस को तैयार किया जाता है जो कि ILC के द्वारा एडॉप्ट किए जाते हैं। अगर रेटिफाइड करते हैं ILO कन्वेंशन को तो जो मेंबर स्टेट होते हैं वो उनकी जो नेशनल पॉलिसीज़ हैं उनको उन इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को अपनी जो पॉलिसीज़ में इनकॉर्पोरेट करना होता है। इसके अलावा कोर कन्वेंशंस की अगर बात कर लें तो ILO की 8 कोर कन्वेंशंस हैं जो कि इंटीग्रल पार्ट हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क का, और इन कन्वेंशंस का रेटिफिकेशन करना जो मेंबर स्टेट का कमिटमेंट बताते हैं ह्यूमन राइट्स के प्रति। इसमें जो 135 मेंबर्स हैं उन्होंने ही इनको 8 जो टोटल हैं उनको रेटिफाइड किया है। बाकी जो अनदर जो कंट्री हैं उनमें से इन 8 कन्वेंशंस को सारी 8 कन्वेंशंस को साइन नहीं किया है। जैसे कि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने भी जो कन्वेंशन नंबर 87 और कन्वेंशन नंबर 198 है उनको रेटिफाई नहीं किया है, जबकि इंडिया जो 6 शुरू की जो कन्वेंशंस हैं उनको ये रेटिफाई कर चुका है। इनकी कन्वेंशंस देख लेते हैं जो कोर कन्वेंशंस हैं। फर्स्ट है इनको नंबर जो 29 है, ये फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन है, जो फोर्स्ड लेबर के लिए को रोकने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए इस कन्वेंशंस में है। साथ ही साथ एवोल्यूशन ऑफ फोर्स्ड लेबर कन्वेंशन की भी बात करती है नंबर 105 में, इक्वल रिम्यूनरेशन कन्वेंशन नंबर 100 में, डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट ऑक्यूपेशन कन्वेंशन नंबर 111 में, जो मिनिमम एज कन्वेंशन है 138, और बर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन है 182। इन जो 2 कन्वेंशंस हैं इनको अभी ही कुछ समय पहले इंडिया के द्वारा रेटिफाइड किया है, तो ये आपको नंबर से याद इसको रख सकते हैं, ये मेंस में भी आपको कोट करने में हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा ये 2 जो कन्वेंशन हैं नंबर 87 और नंबर 98 इनको भारत ने अभी रेटिफाइड नहीं किया है। रेटिफाइड नहीं करने का कारण ये है कि इसमें जो लेबर है उसके फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और उनके राइट टू ऑर्गेनाइज की बात की गई है, तो इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट भी शामिल हो जाएंगे जिनको राइट देने पड़ेंगे इंडिया को, राइट टू स्ट्राइक, टू ओपनली क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए। साथ ही साथ उनको ज्वाइन कर सकते हैं फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को, फ्री हो जाएंगे और एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉरेन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन को। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी ये लागू हो जाएगा, तो इसके लिए इंडिया ने इन 2 कन्वेंशंस को साइन नहीं किया है। इसके अलावा इंडिया के इसमें देख लेते हैं ILO एंड इंडिया के बारे में। जो इंडिया इसका जो फाउंडिंग मेंबर था ILO का, ये एक परमानेंट मेंबर बना इसकी गवर्निंग बॉडी का 1922 में, और इंडिया के अंतर्गत जो फर्स्ट ILO ऑफिस बना था वो 1928 में बनाया गया था। इसके अलावा हमने ये कन्वेंशन जो 8 कोर कन्वेंशन हैं उसके बारे में देखा। ये 6 कन्वेंशन को इंडिया ने साइन किया है, रेटिफाइड किया है, जबकि 2 कन्वेंशन नंबर 98 और नंबर 87 को इंडिया ने रेटिफाइड नहीं किया है। इसमें एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन की बात की गई है। साथ ही साथ जो 98 है उसमें राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन की बात की गई है। तो ये था हमारा ILO पे बेस्ड क्वेश्चन। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।